आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मुग़ल स्थापत्य में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज की वीडियो में शाहजहाँ और औरंगजेब के समय स्थापत्य कला में क्या विकास हुआ उसका अध्ययन करेंगे। यद्यपि औरंगजेब के शासनकाल में स्थापत्य कला का विकास देखने को नहीं मिलेगा। स्थापत्य कला की यदि हम बात करें, मुग़ल स्थापत्य कला का जो सर्वाधिक विकास है वो शाहजहाँ के समय होता है। शाहजहाँ को सफ़ेद संगमरमर से विशेष लगाव था, इसीलिए उसके शासनकाल में जो सर्वाधिक इमारतें बनी वो सफ़ेद मार्बल से निर्मित हैं और पित्रा ड्यूरा पद्धति का पूर्ण विकास इसी के समय होता है और नक्काशीदार मेहराब का प्रयोग देखने को मिलेगा। इसी प्रकार शाहजहाँ के शासनकाल को मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे ए एल श्रीवास्तव ने भी शाहजहाँ के शासनकाल को मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बताया है। तो स्थापत्य कला का जो सर्वाधिक विकास है मुग़ल काल में, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय होता है? शाहजहाँ के समय। तो हम पहले सामान्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, उसके बाद आगरा में कौन कौन से भवन बनवाए गए और दिल्ली में कौन कौन से भवन बनवाए गए, उनका हम एक विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला से संबंधित कुछ बिंदु हैं, उसके बाद कौन कौन सी इमारतें बनाई गई, ताजमहल का निर्माण, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, ये सारा हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो शाहजहाँ की यदि हम बात करें तो एक तो स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ इसके समय स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ। मुग़ल काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय होता है? शाहजहाँ के शासनकाल में। और शाहजहाँ को सफ़ेद मार्बल से विशेष लगाव था, तो इसे संगमरमर से विशेष लगाव था। संगमरमर से विशेष लगाव था, इसीलिए जो अधिकांश इमारतें हैं वो मुख्य रूप से मार्बल से निर्मित हैं। तो अधिकांश इमारतें, तो इमारतों का निर्माण इसके समय, इमारतों का जो निर्माण है वो किससे हुआ? सफ़ेद मार्बल से हुआ, सफ़ेद मार्बल से हुआ। एल श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुग़ल स्थापत्य काल का स्वर्ण काल बताया है। एल श्रीवास्तव विद्वान हैं, एल श्रीवास्तव यानी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। इन्होंने शाहजहाँ के शासनकाल को शाहजहाँ के शासनकाल को मुग़ल स्थापत्य का स्वर्ण काल बताया। शाहजहाँ के शासनकाल को मुग़ल स्थापत्य का स्वर्ण काल ये बताने वाले कौन हैं? एल श्रीवास्तव। इसी प्रकार इसके शासनकाल में पित्रा ड्यूरा पद्धति का पूर्ण विकास हुआ। पित्रा ड्यूरा पूर्ण विकास हुआ। इसी प्रकार नोकदार व नक्काशी युक्त मेहराब का प्रयोग देखने को मिलेगा। नक्काशी युक्त मेहराब का प्रयोग यहाँ हमें देखने को मिलेगा। एक विद्वान है पर्सी ब्राउन के अनुसार देखिए, पर्सी ब्राउन
पर्सी ब्राउन के अनुसार, जिस प्रकार ऑगस्टस ने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया, इन्होंने क्या कहा, जिस प्रकार ऑगस्टस ने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया, वह संगमरमर का बना छोड़ गया। जिस प्रकार ऑगस्टस ने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया और संगमरमर का बना छोड़ गया, उसी प्रकार शाहजहां ने मुगल भवनों को लाल पत्थरों से निर्मित पाया, वह संगमरमर का बना छोड़ गया। संगमरमर का बना छोड़ गया। तो पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि जिस प्रकार ऑगस्टस ने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया और संगमरमर का बना छोड़ गया, उसी प्रकार शाहजहां ने मुगल भवनों को लाल पत्थरों से निर्मित पाया, वह मार्बल यानी संगमरमर का बना छोड़ गया। तो पित्रा-ड्यूरा पद्धति का पूर्ण विकास हुआ। नोकदार और नक्काशी युक्त मेहराब का प्रयोग देखने को मिलेगा। पित्रा-ड्यूरा पद्धति। A.L. श्रीवास्तव ने स्वर्णकाल कहा। संगमरमर से विशेष लगाव था। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ। अब इसके शासनकाल में किस स्थान पर कौन कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ, कौन से भवन बने, हम एक बार उनको नोट कर लेते हैं, फिर हम अलग अलग इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करें आगरा की। यदि हम आगरा की बात करें, आगरा की जो इमारतें हैं, आगरा की इमारतें देखिए, तो आगरा की इमारतों में ताजमहल, दीवान-ए-आम, दीवाने खास, क्योंकि हमने पहले भी अध्ययन किया था, ये आगरा का जो किला है, आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। उसे लाल किले में अनेक इमारतों का निर्माण शाहजहां के द्वारा, वो हम अलग अलग बात करेंगे कि आगरा किले में कौन कौन से भवन बनवाए गए थे। दीवान-ए-आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज। इसके बाद नंबर 6 जामा मस्जिद, नंबर 6 जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, खास महल, खास महल, अंगूरी भवन, अंगूरी बाग, मच्छी भवन, और एक है शीश महल, शीश महल।
तो ये तो आगरा में निर्मित शाहजहाँ द्वारा इमारतें हैं। आगरा में ध्यान रखना है कौन कौन सा है, ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद, खास महल, अंगूरी बाग, मच्छी भवन और शीश महल, ये शाहजहाँ द्वारा आगरा में निर्मित इमारतें हैं। इसके बाद हम बात करें दिल्ली, दिल्ली की इमारतें। दिल्ली की इमारतों की यदि हम बात करें तो शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद, लाल किला, जामा मस्जिद, दीवान ए आम, दीवान ए आम, दीवाने खास, दीवान ए खास, रंग महल, मोती महल, रंग महल, मोती महल, हीरा महल, हीरा महल, और एक है आपका नौबत खाना, नौबत खाना। तो ये तो आगरा की इमारतें हैं और ये हैं आपकी दिल्ली की इमारतें। तो आगरा और दिल्ली में शाहजहाँ के द्वारा इन इमारतों का निर्माण करवाया गया था। हम इनका अलग से अध्ययन करेंगे, एक एक बिंदु के अनुसार जो भी महत्वपूर्ण होगा, जिसकी जो विशेषता होगी उसका हम अध्ययन करेंगे। तो शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जिस प्रकार जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, उसी प्रकार शाहजहाँ का जो शासनकाल है वो मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो ये इमारतें हैं, आगरा की इमारतें हैं और दिल्ली की। तो आपको ध्यान रखना है, दिल्ली शाहजहानाबाद, लाल किला, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली में भी है और आपकी आगरा में भी है। दिल्ली में भी है जामा मस्जिद, आगरा में भी। दीवाने आम, दीवाने खास, वहाँ भी है दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती महल, हीरा महल, नौबत खाना। अब इनका हम अलग से अध्ययन करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल की। सबसे पहले, क्योंकि शाहजहाँ के शासनकाल की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य संरचना है ताजमहल। तो ताजमहल का जो निर्माण है वो मुमताज़ महल की याद में करवाया गया था, जिसका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इसके निर्माण में 22 वर्ष लगे, 9 करोड़ का खर्चा हुआ और ट्रेवेनियर के अनुसार 20,000 मजदूरों ने कार्य किया था। 20,000 मजदूरों ने कार्य किया था और इसका प्रधान स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिससे शाहजहाँ ने नादिर उल असरार की उपाधि से सम्मानित किया था। तो आइए शाहजहाँ के शासनकाल की स्थापत्य कला में हम सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल एक तो ये शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ महल का मकबरा है। तो ये शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ महल का मकबरा है। मुमताज़ महल का मकबरा है, जिसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। तो मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ये उसका मकबरा है। इसी प्रकार ये यमुना नदी के दाहिने किनारे आगरा में स्थित है। यमुना नदी के
दाहिने किनारे आगरा में स्थित है। यमुना नदी के दाहिने किनारे आगरा में स्थित है और इसका निर्माण मुमताज़ महल की याद में करवाया गया था, क्योंकि 14वीं संतान के प्रसव के दौरान 1631 को बुरहानपुर में मुमताज़ का देहांत हो गया था। 14वीं संतान के प्रसव के दौरान बुरहानपुर में मुमताज़ का देहांत हो गया था और मुमताज़ महल की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। तो मुमताज़ की याद में इसका निर्माण करवाया गया। मुमताज़ महल की याद में इसका निर्माण करवाया गया। तो 1631 में शुरू होता है निर्माण और इसके निर्माण में कुल कितने वर्ष लगे? 22 वर्ष लगे। 9 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके निर्माण में 9 करोड़ रुपए खर्च हुए और ट्रेवेनियर के अनुसार 20,000 मजदूरों ने कार्य किया था। ट्रेवेनियर के अनुसार इसको बनाने में कितने मजदूर लगे? 20,000। ट्रेवेनियर इसके अनुसार 20,000 मजदूरों ने कार्य किया था। मजदूरों ने कार्य किया था। तो ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूर लगे थे, जिसका उल्लेख कौन करता है? ट्रेवेनियर। इसी प्रकार इसका मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी, इससे हम बात करें, इसका मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी और शाहजहां ने इसे उपाधि दी थी नादिर उल असरार की। शाहजहां ने इसे कौन सी उपाधि दी? नादिर उल असरार की। इसी प्रकार इसका प्रधान मिस्त्री था ईसा खां। इसका प्रधान मिस्त्री कौन था? ईसा खां। इसका प्रधान मिस्त्री कौन था? ईसा खां। जबकि स्मिथ के अनुसार इटली के वेरेनियो जेरेनियो ने इसका निर्माण करवाया था। स्मिथ के अनुसार इसे हम बात करें यहाँ, स्मिथ के अनुसार इसका जो निर्माण है वो जेरोनियो वेरोनियो ने करवाया था। जेरोनियो वेरोनियो ने करवाया, जो कहाँ के थे? इटली के। यानी शाहजहां के समय इनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। जेरोनियो वेरोनियो, ये उल्लेख कौन करता है? स्मिथ। जबकि इसका मुख्य स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसका प्रधान मिस्त्री कौन था? ईसा खां। प्रधान मिस्त्री कौन था? ईसा खां। और स्मिथ के अनुसार इसका निर्माण जेरोनियो व बेरोनियो के द्वारा करवाया गया था या किया गया था। इसके बाद देखिए, एक व्यक्ति है अमीन खां सिराजी।
अमीन खां सिराजी। इसने ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखी। इसने ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखी, अर्थात इसका सुलेखक भी कह सकते हैं इसे, सुलेखक। तो ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला कौन था? अमीन खां सिराजी, अमीन खां सिराजी। इसी प्रकार इस्माइल खां, एक व्यक्ति है इस्माइल खां, इस्माइल खां। इसने ताजमहल के गुंबद का निर्माण किया। ताजमहल के गुंबद का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? इस्माइल खां के द्वारा। और ध्यान रखना है आपको, ये जो ताजमहल है ये कंदाकार गुंबद का उत्कृष्ट उदाहरण है, कंदाकार गुंबद का उत्कृष्ट उदाहरण, कंदाकार गुंबद का उत्कृष्ट नमूना या उदाहरण है, कंदाकार गुंबद का ये उत्कृष्ट नमूना है। इसी प्रकार एक व्यक्ति है मोहनलाल, जो कन्नौज के थे। मोहनलाल जिनका संबंध कहाँ से था? कन्नौज से। मोहनलाल ने ताजमहल में पच्चीकारी का कार्य किया था, पच्चीकारी। ताजमहल में पच्चीकारी का कार्य किसके द्वारा किया गया था? मोहनलाल, जो कन्नौज के थे, जो कहाँ के थे? कन्नौज के। हेवेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा बताया। हेवेल, इन्होंने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा बताया। भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा किसने बताया? हेवेल ने। किसने बताया? हेवेल ने। और हेवेल ने कहा यह एक ऐसा आदर्श है, यह एक ऐसा आदर्श है जो स्थापत्य कला के नाम से नहीं वरन मूर्ति कला से संबंधित है, मूर्ति कला से संबंधित है, मूर्ति कला से संबंधित है। इसी प्रकार ऐसा अनुमान लगाया गया कि इसकी लंबाई व चौड़ाई एक समान थी, लंबाई व चौड़ाई एक समान, इसकी लंबाई और चौड़ाई एक समान। तो अगर पुनः देखिए, शाहजहाँ के शासनकाल की सर्वोत्कृष्ट संरचना है ताजमहल। ये मुमताज़ महल का मकबरा है। मुमताज़ महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ये आसफ खां की पुत्री थी। यमुना नदी के दाहिने किनारे आगरा में स्थित है। 14वीं संतान के प्रसव के दौरान बुरहानपुर में मुमताज़ का देहांत हो गया था। मुमताज़ की याद में ही इसका निर्माण करवाया गया। 1631 में शुरू, 22 वर्ष लगे, 9 करोड़ इसमें खर्चा हुआ। ट्रेवेनियर 20,000 मजदूरों ने कार्य किया था। मुख्य स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसे शाहजहाँ ने नादिर उल असरार की उपाधि दी, नादिर उल असरार की उपाधि दी। इसका प्रधान मिस्त्री था ईसा खां। स्मिथ के अनुसार इसका निर्माण, ताजमहल का निर्माण
जेरोनियो और बेरोनियो के निर्देशन में होता है। अमीन खां सिराजी ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला, ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला है सुलेखक कौन था? अमीन खां सिराजी। इस्माइल खां गुंबद का निर्माण, ये कंदाकार गुंबद का उत्कृष्ट नमूना है। मोहनलाल जिनका संबंध कन्नौज से था, उन्होंने ताजमहल पर पच्चीकारी का कार्य किया। हेवेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा बताया और कहा कि यह एक ऐसा आदर्श है जो स्थापत्य कला के नाम से नहीं वर्ण मूर्ति कला से संबंधित है। इसकी लंबाई व चौड़ाई एक समान और इसमें पित्रा ड्यूरा पद्धति का व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। पित्रा ड्यूरा पद्धति का व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। पद्धति का व्यापक प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका ताजमहल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे एक लाइन और नोट कर सकते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों में एक है, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। और वर्तमान में ताजमहल के पीले पड़ने का कारण है अम्लीय वर्षा। ये भी ध्यान रखना है, अम्लीय वर्षा के कारण पीलापन। वर्तमान में ताजमहल के पीले पड़ने का कारण क्या माना जाता है? अम्लीय वर्षा माना जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, ताजमहल के बाद अब हम बात करते हैं आगरा के किले में निर्मित भवन। आगरा के किले में, आगरा का जो लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था, लेकिन शाहजहाँ ने इसमें कुछ भवन बनवाए। हम उनका भी अध्ययन करते हैं। तो अगला जो बिंदु है वो है आगरा के किले में निर्मित भवन। आगरा के किले में निर्मित भवन, क्योंकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि आगरा का जो लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था। शाहजहाँ ने अकबर द्वारा निर्मित लाल किले में कुछ इमारतों का निर्माण करवाया था, कुछ इमारतों का निर्माण करवाया। जैसे हम बात करें, सबसे पहले दीवान ए आम। आगरा के किले में निर्मित भवन है जिसका नाम क्या है? दीवान ए आम। तो दीवान ए आम की यदि हम बात करें, ये शाहजहाँ के समय सफ़ेद मार्बल से निर्मित प्रथम इमारत है। शाहजहाँ के समय सफ़ेद मार्बल से निर्मित प्रथम इमारत। यानी आगरा के लाल किले में भी और शाहजहाँ के समय भी पहली जो निर्मित इमारत है, सफ़ेद मार्बल से निर्मित इमारत है, वो कौन सी है? दीवान ए आम। कौन सी है? दीवान ए आम। यहाँ शाही दरबार लगता था। और यहीं पर मयूर सिंहासन रखा जाता था। यहाँ शाही दरबार लगता था और मयूर सिंहासन। जैसे शाहजहाँ अपनी राजधानी का परिवर्तन करेगा, दिल्ली को राजधानी बनाएगा, उसके बाद ही जो मयूर सिंहासन है वो दिल्ली के लाल किले के दीवान आम में रखा जाएगा। मयूर सिंहासन क्या था, इसके बारे में भी हमें अलग से अध्ययन करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा आता है दीवान खास।
लाल किले में। दूसरा है दीवान ए खास, दीवान ए खास। यहाँ शाहजहाँ के समय गुप्त मंत्रणा होती थी। यहाँ गुप्त मंत्रणा की जाती थी। दीवान ए आम शाही दरबार लगता था, मयूर सिंहासन रखा जाता था, और जो दीवान ए खास है यहाँ गुप्त मंत्रणा की जाती थी। इसी प्रकार है मोती मस्जिद। इसके बाद है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद तो आगरा का जो किला है उसकी सबसे सुंदर इमारत है। आगरा के किले की सबसे सुंदर इमारत, आगरा किला की सबसे सुंदर इमारत है। आगरा के किले की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? मोती मस्जिद। और इसका निर्माण जहां आरा के सम्मान में करवाया गया था। जहां आरा के सम्मान में इसका निर्माण करवाया गया। जहां आरा के सम्मान में मोती मस्जिद, जो कहाँ है? आगरा के किले में। इसी प्रकार हम बात करें जामा मस्जिद। नंबर 4 है जामा मस्जिद। इसका निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। तो शाहजहाँ की पुत्री जहां आरा ने इसका निर्माण करवाया, और इसे मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। इसे मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। तो जो जामा मस्जिद है आगरा में, उसका निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहां आरा ने करवाया था, और इसे मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। और इसमें ट्यूडर मेहराब का प्रयोग है और 3 गुंबद हैं। इसमें ट्यूडर मेहराब का प्रयोग, और इसमें 3 गुंबद हैं। इसमें कितने गुंबद हैं? 3 गुंबद हैं। तो दीवान आम, दीवान खास, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद। इसके बाद हम बात करें मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज। नंबर 5 मुसम्मन बुर्ज अथवा शाह बुर्ज। देखिए, उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को यहीं कैद करके रखा था। उत्तराधिकार संघर्ष होता है 1657 में, जब शाहजहाँ बीमार पड़ जाते हैं तो उत्तराधिकार संघर्ष होता है। औरंगजेब ने अपने पिता को यहीं पे कैद करके रखा था, मुसम्मन बुर्ज अथवा शाह बुर्ज, जो कहाँ स्थित है? आगरा के किले में। तो ये 6 मंजिला इमारत है, 6 मंजिला है ये, 6 मंजिला इमारत। और यहाँ से गोपनीय आदेश जारी होते थे। और शाहजहाँ ने अपने अंतिम दिन ताजमहल को निहारते हुए यहीं से व्यतीत किए थे। तो शाहजहाँ ने यहाँ से ताजमहल को निहारते हुए
निहारते हुए अंतिम दिन व्यतीत किए थे। अंतिम दिन व्यतीत किए थे। क्लियर हुआ। इसके बाद है एक खास महल। यहाँ से झरोका दर्शन दिया करता था शाहजहाँ। खास महल यानी सूर्योदय के दौरान के समय शाहजहाँ झरोका दर्शन दिया करता था। सूर्योदय के दौरान शाहजहाँ यहाँ से झरोका दर्शन दिया करता था। इसी प्रकार आगरा के किले में निर्मित जो अन्य भवन है अभी हमने चर्चा भी कर ली है, जैसे मच्छी भवन, नगीना मस्जिद और एक आपका शीश महल और एक है आपका अंगूरी बाग। इनका संबंध कहाँ से है? आगरा से है। तो आगरा का जो किला है वो बनवाया तो किसने था? अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने। इस किले में शाहजहाँ के द्वारा कुछ इमारतों का निर्माण करवाया गया जिनका हमने अध्ययन कर लिया है। दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद। तो जो मोती मस्जिद है वो सबसे सुंदर इमारत है। आगरा के किले की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? मोती मस्जिद। जामा मस्जिद इसे जहांआरा ने बनवाया, जिसे मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। इसमें ट्यूडर मेहराब का प्रयोग है और 6 गुंबद हैं। मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज, यहाँ से शाहजहाँ गोपनीय आदेश जारी करता था और उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को यहीं पे कैद करके रखा था और इसने यहीं से ताजमहल को निहारते हुए अंतिम दिन व्यतीत किए थे। खास महल, सूर्योदय के समय शाहजहाँ झरोका दर्शन दिया करता था। मच्छी भवन, नगीना मस्जिद, शीश महल, अंगूरी बाग, ये अन्य इमारतें हैं जिनका संबंध कहाँ से है? आगरा के किले से। तो ये आगरा से संबंधित इमारतें हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली में कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया गया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, शाहजहाँ द्वारा निर्मित दिल्ली की इमारतें। शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली में कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया गया, हम वो भी अध्ययन कर लेते हैं। एक तो 1638 में शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया। शाहजहाँ ने 1638 में शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया और 1648 में इसके पूर्ण होने के बाद इसने राजधानी बनाया, क्योंकि पहले इसकी राजधानी क्या थी? आगरा। पहले राजधानी क्या थी? आगरा। आगरा के स्थान पर इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। आगरा के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? शाहजहाँ ने। हमें ये भी ध्यान रखना है, मुगल काल का ये पहला शासक था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। मुगल काल का पहला शासक जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया वो कौन था? शाहजहाँ। तो 1638 में शाहजहानाबाद का निर्माण इसने शुरू करवाया था। 1648 में पूर्ण होने पर इसने आगरा के स्थान पर अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? दिल्ली। सबसे पहले हम बात करें दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला, जो दिल्ली का लाल किला है उसके अन्य नाम हैं किला ए मुबारक और भाग्यवान दुर्ग। दिल्ली का जो लाल किला है, आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था, लेकिन आगरा के लाल किले में जो अन्य इमारतें हैं वो शाहजहाँ ने बनवाई थी, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। दिल्ली का लाल किला, अन्य नाम क्या है इसके? किला ए मुबारक और भाग्यवान दुर्ग। किला ए मुबारक और भाग्यवान दुर्ग। इसका वास्तुकार कौन था? हमीद अहमद। ध्यान रखना है, दिल्ली का जो लाल किला है उसका वास्तुकार कौन था? हमीद अहमद। इसका प्रवेश द्वार कहलाता है लाहौरी दरवाज़ा। दिल्ली दरवाजे का दिल्ली का जो लाल किला है उसका प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? लाहौरी दरवाज़ा।
और ये लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। तो एक तो दिल्ली की इमारतों की बात करें, 1638 में शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू किया, 1648 में पूरा होता है। तो शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर देता है? दिल्ली। तो दिल्ली का लाल किला, अन्य नाम किला ए मुबारक, भाग्यवान दुर्ग, इसका वास्तुकार कौन था? हमीद अहमद। दिल्ली का जो लाल किला है उसका वास्तुकार कौन था? हमीद अहमद। लाल किले का प्रवेश द्वार लाहौरी दरवाज़ा कहलाता है और ये लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण किया गया। अब जो दिल्ली का लाल किला है, लाल किले में शाहजहां के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख इमारतों का निर्माण करवाया गया था? दिल्ली के लाल किले में शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतें कौन कौन सी हैं? देखिए, दीवान ए आम। इस दीवान ए आम में कुछ चित्रों का विषय फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित है, यानी इसके ऊपर यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। इसके ऊपर हमें यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। दीवान ए आम, दीवान ए आम हमने आगरा का जो लाल किला था उसमें भी अध्ययन किया था, और दीवान ए आम ये जो दिल्ली का लाल किला है इसमें भी बना हुआ है। तो कुछ चित्रों का विषय फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित है, यानी यूरोपीय प्रभाव इस पे देखने को मिलता है। और इस दीवान ए आम में विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन रखा जाता था, वहाँ भी रखा जाता था। लेकिन जब राजधानी का परिवर्तन होता है, आगरा से दिल्ली राजधानी लेके आते हैं, तो इसे कहाँ रखा जाता था? दीवाने आम, जो कहाँ है? लाल किले में। अब हम बात करते हैं तख्ते ताउस अथवा मयूर सिंहासन। तख्ते ताउस अथवा मयूर सिंहासन, ये जो तख्ते ताउस है ये किसकी देख रेख में बनवाया गया था? बेबादल खां। ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन किसकी देख रेख में बनवाया गया? वो कौन हो जाएगा? बेबादल खां। इसके निर्माण में 7 वर्ष लगे और शाहजहां यहाँ बैठकर न्याय करता था। तो मयूर सिंहासन, जिसका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं कि वहाँ भी रखा जाता था, आगरा के लाल किले के दीवाने आम में भी रखा जाता था, यहाँ भी रखा जाता है। लेकिन जब राजधानी का परिवर्तन हो गया तो इसे कहाँ रखा गया? दिल्ली में रखा गया। तो बेबादल खां की देख रेख में बनवाया गया, 7 वर्ष लगे, शाहजहां यहाँ बैठकर न्याय करता था। इसमें कुल कितने स्तंभ थे? 12। और बादशाहनामा में इसका उल्लेख मिलता है, बादशाहनामा में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। ध्यान रखना है, शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट करने वाला व्यक्ति था मीर जुमला। शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट करने वाला कौन था? मीर जुमला। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट करने वाला कौन था? मीर जुमला। शाह अब्बास सफावी द्वारा भेजा गया, इसमें रूबी पत्थर भी लगा हुआ था। ये शाह अब्बास सफावी ने जहांगीर के पास भेजा था। ये पत्थर किसके पास भेजा था? जहांगीर के पास। तो ये जो रूबी पत्थर है, रूबी पत्थर भी इसमें लगा हुआ था। इस पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। 1739 में नादिर शाह इसे लूट करके ले गया था। ये जो नादिर शाह था इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह को क्या कहा गया? ईरान का नेपोलियन। इस नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीले के समय इसके ऊपर आक्रमण किया। और जो अगर हम बात करें, ये जो मयूर सिंहासन है ये वर्तमान में है ईरान, और ईरान में एक म्यूजियम है, गोले स्टोव म्यूजियम। मयूर सिंहासन वर्तमान में कहाँ है? ईरान में गोले स्टोव म्यूजियम में रखा हुआ है। और आपको पता है जो कोहिनूर हीरा है ये ब्रिटेन की महारानी की राजमुकुट में लगा हुआ है। तो 1739 में ईरान का शासक नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसने मोहम्मद शाह रंगीले के समय आक्रमण किया, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट करके ले गया। मयूर सिंहासन वर्तमान में ईरान में गोले स्टोव म्यूजियम में है। तो आपका जो कोहिनूर हीरा है वो ब्रिटेन की महारानी के राजमुकुट में लगा हुआ है। इसके बाद दिल्ली के लाल किले में एक भवन है दीवान ए खास। दीवान ए खास सोना
वह बहुमूल्य पत्थरों से इसकी सजावट है और चांदी से इसकी छत बनी हुई है। इसकी जो छत है वो चांदी से सजावट की गई है, छत में सोना बहुमूल्य पत्थरों से सजावट की गई है। अमीर खुसरो की इसमें पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, अगर दुनिया में कहीं सुरग है तो यही है, यही है, यही है। तो ध्यान रखना है ये कहाँ लिखा हुआ है, दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवाने खास में, दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवाने खास में अमीर खुसरो की पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, अगर दुनिया में कहीं सुरग है तो यही है, यही है, यही है। इसके बाद एक है रंग महल, ये भी लाल किले से संबंधित है। यहाँ न्याय की देवी की मूर्ति है और ये शाहजहाँ का हरम था, रंग महल शाहजहाँ का हरम था और यहाँ न्याय की मूर्ति स्थापित की गई थी। जामा मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से निर्मित भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। तो ये जामा मस्जिद कहाँ की बात कर रहे हैं हम, दिल्ली की। कहाँ की बात कर रहे हैं, दिल्ली की। और चांदनी चौक की जो रूपरेखा है वो जहाँ आरा ने बनाई थी, चांदनी चौक की रूपरेखा जहाँ आरा ने। तो दिल्ली में 1638 में शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू करता है, 1648 में पूरा होने पर इसे राजधानी बनाता है। दिल्ली का जो लाल किला है उसके अन्य नाम है किला-ए मुबारक, भाग्यवान दुर्ग, इसका वास्तुकार हमीद अहमद। प्रवेश द्वार लाहौरी दरवाजा लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित। दिल्ली के लाल किले की प्रमुख इमारतों की बात करें, दीवान-ए-आम, कुछ चित्रों का विषय फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित यानी यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन रखा गया था। तो इसका जो तख्ते ताउस का मुख्य वास्तुकार कौन माना जाता है, बेबादल खां। बेबादल खां की देखरेख में इसका निर्माण हुआ। 7 वर्ष लगे थे। शाहजहाँ यहाँ बैठकर न्याय करता था। 12 स्तंभ थे। बादशाहनामा में इसका उल्लेख मिलता है। कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट करने वाला कौन था, मीर जुमला। शाह अब्बास सफावी ने यहाँ जहांगीर के समय पत्थर भेजा था, रूबी पत्थर, जो इसमें लगा हुआ था। बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला। और 1739 में ईरान का नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय भारत पर आक्रमण करता है और एक कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट के ले गया। कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के राजमुकुट में लगा हुआ है और मयूर सिंहासन वर्तमान में ईरान के गोलेस्टो म्यूजियम में रखा हुआ है। दीवाने खास सोना बहुमूल्य पत्थरों से सजावट, चांदी की छत बनी हुई है। अमीर खुसरो की पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, ये अगर पृथ्वी पर कहीं सुरग है तो यही है, यही है, यही है। रंग महल, यहाँ न्याय की देवी की मूर्ति है और शाहजहाँ का हरम था। जामा मस्जिद दिल्ली में लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। और जो दिल्ली का चांदनी चौक है उसकी रूपरेखा किसने बनाई थी, जहाँ आरा ने। तो ये हो गई शाहजहाँ के समय बनी हुई प्रमुख इमारतें। इसके बाद एक छोटा सा बिंदु है 5 से 7 मिनट का, औरंगजेब के समय कौन कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ। यद्यपि औरंगजेब की वास्तुकला में इतनी रुचि नहीं थी, फिर भी 2-4 जो भी इमारतें हैं हम उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, औरंगजेब की यदि हम बात करें, औरंगजेब का समय मुगल स्थापत्य कला के पतन का समय है। औरंगजेब का जो समय है मुगल स्थापत्य कला के पतन का समय है। इसके समय का प्रमुख जो निर्माण है बीबी का मकबरा है। इनकी पत्नी का वास्तु का नाम था दिलरास बेगम। रबिया उद दौरानी, जिसकी उपाधि क्या है, रबिया उद दौरानी या बीबी का मकबरा, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसे ताजमहल की घटिया या फूहड़ नकल भी कहा जाता है। दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, काला ताज और दूसरा ताज, ये इसके अन्य नाम हैं। तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसका निर्माण करवाया। इसकी पत्नी का वास्तविक नाम था दिलरास बेगम। रबिया उद दौरानी भी कहा जाता है। इस मकबरे के अन्य नाम है ताजमहल की घटिया या फूहड़ नकल, दक्षिण का ताजमहल, काला ताज और दूसरा ताज। इसी प्रकार एक है मोती मस्जिद। ध्यान रखना है, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। बादशाही मस्जिद लाहौर में, फतेहाबाद की मस्जिद उज्जैन में, और लद्दाख में प्रथम मुस्लिम मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने ही करवाया था। लद्दाख में प्रथम मुस्लिम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने। तो औरंगजेब का जो शासनकाल है मुगल स्थापत्य कला का और चित्रकला का भी पतन का काल माना जाएगा। आगे हम बात करेंगे इसके बाद चित्रकला की, वहाँ भी हम ये देखेंगे। बीबी का मकबरा, जिसका वास्तविक नाम यानी ये
ये औरंगजेब की पत्नी थी, औरंगजेब की पत्नी, जिसका वास्तविक नाम था दिलरास बेगम। रबिया उद दौरानी भी कहा जाता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ताजमहल की घटिया नकल, दक्षिण का ताजमहल, काला ताज, दूसरा ताज। मोती मस्जिद कहाँ बनवाई गई? दिल्ली में। बादशाही मस्जिद लाहौर में। फतेहाबाद की मस्जिद उज्जैन में। और लद्दाख में प्रथम मुगल मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। इसी प्रकार आप 2-3 बिंदु और ध्यान रखें। जैसे हम बात करें नोट, जैसे नंबर 1, औरंगजेब व बहादुर शाह प्रथम का मकबरा दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में है, यानी औरंगाबाद में। खुलदाबाद, औरंगाबाद। तो 2 मुगल शासक हैं, एक तो है औरंगजेब, एक बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह जफर नहीं है, बहादुर शाह जफर वो अंतिम शासक आएगा, वो अलग है। तो औरंगजेब है बहादुर शाह प्रथम का मकबरा दक्षिण भारत में है। इसी प्रकार नंबर 2, बाबर जहांगीर व बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के मकबरे वर्तमान में भारत से बाहर हैं, भारत से बाहर स्थित हैं। ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कितने मुगल शासक हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं। क्योंकि बाबर काबुल, जहांगीर का लाहौर में है, और बहादुर शाह जफर, याद कीजिए, बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून में रखा गया था। रंगून का है म्यांमार बर्मा में, रंगून का है म्यांमार बर्मा में। यदि हम पहले बात करें तो जहांगीर है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में था। लाहौर उस समय यानी 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक लाहौर भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, इनके मकबरे भारत से बाहर हैं। नंबर 3, शाहजहां ने मुगल काल में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया था। तो मुगल काल में वह शासक जिसने सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया, सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया, वो कौन हो जाएगा? शाहजहां। इसी प्रकार यदि हम बात करें सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करें तो सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने, इसी सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करें सल्तनत काल में और आधुनिक काल में, आधुनिक काल में, आधुनिक यानी अंग्रेज़ों के समय की बात करें तो सल्तनत काल में तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। जबकि आधुनिक काल में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया गया था। लेकिन मुगल काल की हम बात करें तो मुगल काल में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसके समय होता है? शाहजहां के समय। बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय जफर के मकबरे वर्तमान में भारत से बाहर स्थित हैं। औरंगजेब व बहादुर शाह प्रथम का मकबरा दक्षिण भारत यानी औरंगाबाद में स्थित है। तो ये हो गया मुगल कालीन स्थापत्य कला का से संबंधित एक टॉपिक था। और मुगल कालीन स्थापत्य कला का जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने
आपको कंप्लीट समझा दिया है, कंप्लीट आपको नोट करवा दिया गया है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है 2 4 5 लाइनें आप कहीं से भी किसी बुक वगैरह में देख करके नोट कर लेना। लेकिन एग्ज़ाम में लगभग यानी 100% की नहीं कह सकता, 80 से 90% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो ये था आपका मुगल स्थापत्य कला। इसके बाद हम अगला जो चैप्टर लेंगे वो होगा आपका मुगल कालीन चित्रकला। मुगल कालीन चित्रकला, तो उसमें भी लगभग ये मानो कि 2 या 3 वीडियो बनेंगे। मुगल कालीन चित्रकला के भी लगभग 2 से 3 वीडियो बनेंगे, क्योंकि वहाँ चित्रकला की जो वास्तविक रूप से रूपरेखा है वो बाबर के समय नहीं है, हुमायूं, अकबर और जहांगीर 3 शासकों के समय ही चित्रकला का मुख्य रूप से हमें एक प्रभाव दिखाई देगा, और सर्वाधिक जो प्रभाव वो जहांगीर के समय देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।